हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। टिल नाउ मेरे बेटे, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में? हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि आर वैंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है और उससे कम आर मेटालिक होता है, डेट इज़ मेटालिक रेडियस, और उससे कम आर कोवेलेंट होता है। ये हमने बात की थी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं चार्जड एटम और अनचार्जड एटम के बीच में, सबसे ज़्यादा साइज एनायॉन का होता है और फिर न्यूट्रल एटम का साइज होता है। सबसे कम जो साइज आएगा डेट इज कैटायन का साइज। अब उसके बाद हमने ये बोला था कि साइज इज, थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये मेरे बेटे, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा साइज होगा, या जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका साइज कम होगा। फिर मैंने ये बोला था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, बट ये हमेशा पीरियड में लगाना है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना कम साइज होगा। और सेकंड फैक्टर ये था कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, और ये हमेशा ग्रुप में लगाना है। ठीक है ना मेरे बेटे? क्या बोला था? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड द साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। आज जो हमने पढ़ना है, जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज फ्यू इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ साइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यू इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ साइज, और ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। फ्यू इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ साइज। फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी दैट वाज द बोरॉन फैमिली सर। अब बेटा आपको पता ही है बोरॉन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। तो बेटा अगर हम नॉर्मली जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी एक्सपेक्ट डैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो साइज ये आता। बट ये ऑर्डर रॉन्ग है। दिस ऑर्डर इज रॉन्ग। इसका ऑर्डर जो है दैट इज बेरिलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। दैट इज एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा होता है गैलियम से, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि गैलियम में अ टाइप ऑफ कंट्रैक्शन होती है, दैट कंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द सेकेंडाइड कंट्रैक्शन। तो ऑर्डर क्या आता है जो आपने याद रखना है? ऑर्डर ऑफ साइज इन बोरान फैमिली इज, तो बेटा याद रखना बोरान, फिर उसके बाद गैलियम का साइज, उसके बाद एल्यूमिनियम का साइज, उसके बाद इंडियम का और टीएल का। होप आप ये पॉइंट याद रखोगे। ठीक है ना बेटा? क्योंकि गैलियम में क्या होता है? सेकेंडाइड कंट्रैक्शन, सिर्फ गैलियम में। बाकी जितने भी ऑर्डर्स है वो नॉर्मल आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूंगा, कार से गए सिंध पंजाब, तो बेटा यहाँ पे कोई सेकेंडाइड कंट्रैक्शन नहीं होगी। यहाँ पे कोई सेकेंडाइड कंट्रैक्शन नहीं होगी। यहाँ पे कोई सेकेंडाइड कंट्रैक्शन नहीं होगी।
तो बेटा ये पॉइंट आप याद रखना। सेकेंडाइड कंट्रैक्शन सिर्फ किस में होती है? सेकेंडाइड कंट्रैक्शन सिर्फ गैलियम में होती है, और ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूँगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में, तो इसका ऑर्डर भी यही आएगा। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं, O7 साथी 13 बायो, तो इसका ऑर्डर भी यही आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह अगर मैं बात करूंगा फ्लोरीन या हालोजन फैमिली की, तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या नॉर्मल ही आएगा। फ्लोरीन क्लोरीन सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटीन। इसी तरह अगर मैं दिस इसकी बात करूँगा इनर्ट गैसेस की, तो यहाँ पे भी नॉर्मल आएगा, डेट्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है ना, एंड ऑर्गेनोसॉन। दिस इज द ऑर्डर। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एटॉमिक साइज ऑर्डर ऑफ किनका? एटॉमिक साइज ऑर्डर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा ये याद रखना, जो भी कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, जस्ट लाइक मैं एक ग्रुप की बात करूंगा, इन ए ग्रुप नंबर 3 की बात करेंगे, डेट्स SC स्कूटर यमहा लाव, यहाँ पे टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, नॉर्मल ऑर्डर आएगा। इसी तरह अनदर ग्रुप डेट इज T जरा हाफ, यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग द ऑर्डर लाइक दिस, बट यहाँ पे जो ऑर्डर आता है डेट इज T जरा हाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आती है, दैट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना मेरे बेटे? यही मैंने कल भी बोला था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है दैट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब फिर मैंने बोला था इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट आपने याद क्या रखना है? आपने ये याद रखना है, जो 3D सीरीज होती है उसका साइज ज़्यादा होता है 4D सीरीज से, और 4D और 5D सीरीज का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी तरह और एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आती है, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब हेडिंग डालो आप, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो बेटा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस होती क्या है? अब बेटा ऐसे याद रखना, T जरा हाफ रफी। अब बेटा एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारा क्या है? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, बट यहाँ पे क्या देखा गया कि जो टी और जिरकोनियम है, टाइटेनियम और जिरकोनियम बड़ा है, जिरकोनियम और हॉफनियम साइज सेम, HF और RF साइज सेम। क्यों आया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से पोर स्क्रीनिंग, जिसकी वजह से सिग्मा पोर स्क्रीनिंग, जिसकी वजह से Z माइनस सिग्मा का वैल्यू जो है डेट इज ज़्यादा आ गया। Z माइनस सिग्मा का वैल्यू जब ज़्यादा आ गया मीन्स Z इफेक्टिव ज़्यादा आ गया। ड्यू टू पोर स्क्रीनिंग, ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स, जो 5F इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोर स्क्रीनिंग हो गई। ऑल्सो यहाँ पे प्रेजेंट जो है डेट इज 4F भी प्रेजेंट है, 3D भी प्रेजेंट है, 4D भी प्रेजेंट होता है,
5d भी प्रेजेंट होता है। इनकी वजह से भी मेनली हम यहाँ पे बात करते हैं 5f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। जब Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा एंड साइज को अल्टीमेटली क्या होगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट्स। जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट्स इन किस में, 6d सीरीज। 6d सीरीज में साइज कम होता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज, इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है ना। इसी तरह 3D सीरीज में हम ऑर्डर देख लेंगे एटॉमिक साइज का। ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज इन 3D सीरीज। बेटा इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ साइज इन 3D सीरीज। अब 3D सीरीज को याद कर लो, पीरियोडिक टेबल में हमने डिस्कस किया, दैट इज साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। क्या बोला मैंने, दिस इज द 3D सीरीज। कौन सी सीरीज, 3D सीरीज, दैट इज साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। अब बेटा याद रखना, यहां से यहां तक, कहां तक, आयरन तक, यहां से यहां तक Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव dominates over sigma, means sigma means screening effect। जब Z इफेक्टिव डोमिनेट करेगा तो होगा क्या सर, Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ द न्यूक्लियस। जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ेगी, तो इसका मतलब साइज घटेगा सर। तो इसका ऑर्डर ये आएगा, कहां तक, आयरन तक। बट आयरन के बाद, आयरन के बाद जो मैग्नीज, आयरन जो है इसमें D6 आता है, फिर क्या आता है D7 कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें D8 आती है, और इसमें कॉपर में D10 और जिंक में भी D10। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा या आपको पता ही है कि आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, इसके डी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कोबाल्ट में 7। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Z इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, यहाँ पे Z इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा। जब Z इफेक्टिव सिग्मा के बराबर आया तो इसका मतलब इनका साइज भी सिमिलर आएगा। और अगर हम कॉपर और जिंक की बात करेंगे, कॉपर और जिंक की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सॉरी कॉपर से जिंक तक की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सिग्मा डोमिनेट करता है, सिग्मा डोमिनेट्स, देयरफॉर Z इफेक्टिव डिक्रीजेस। तो होगा क्या, यहाँ पे साइज फिर से इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सर यहाँ पे साइज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब टिल मैग्नीज, आपको पता ही है टिल मैग्नीज, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी। टिल मैग्नीज इलेक्ट्रॉन जो है 3D में 3D5 है, तो 3D5 में ऐसे बनाऊंगा 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अब 6th वन जब आएगा D6 में तो यहाँ पे रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी, रिपल्शन आने की वजह से
जो Z इफेक्टिव है वो इक्वल बनता है सिग्मा से, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन इंक्रीजेस, बस इतना याद रखना, रिपल्शन इंक्रीजेस। और क्या याद रखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन तक जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है ओवर सिग्मा को। आयरन, कोबाल्ट, निक में जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा एंड कॉपर जिंक में सिग्मा डोमिनेट करता है जेड इफेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह बेटा अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करूंगा फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स, फेवरेट क्वेश्चन किसका, एम्स का, फेवरेट क्वेश्चन किसका, एम्स का। तो क्या था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूंगा, अब जैसे मैंने याद रखा है आप भी ऐसे ही याद रखना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज ऑर्डर वो पूछता है। देखो ग्रुप 1 में क्या क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम आरबी एंड एससी, ठीक है ना। ग्रुप सेकंड में कौन कौन सा एलिमेंट, बीई मांगे मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो साइज ऑर्डर पूछेगा तो आपने क्या करना है, बेरिलियम से जाएगा लिथियम, फिर जाएगा लिथियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जाएगा सोडियम के पास, सोडियम से कैल्शियम के पास, अब कैल्शियम से सीधा जाएगा एसआर के पास, एसआर से बीए के पास, बीए से वापस जाएगा पोटेशियम के पास, पोटेशियम जाएगा रुबीडियम के पास, रुबीडियम जाएगा सीजियम के पास। तो बेटा कैसे याद रखोगे, बेरिलियम, बेरिलियम का सबसे स्मॉल साइज होता है और सबसे लार्ज साइज जो है दैट इज सीजियम का लार्ज साइज इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसका कोई लॉजिक है ही नहीं, बट ये डेटा आपको याद रखना है। बेरिलियम से थोड़ा ज़्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा साइज कैल्शियम का, कैल्शियम से ज़्यादा साइज स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से ज़्यादा बैरियम का, बैरियम का सबसे ज़्यादा साइज, उससे ज़्यादा साइज पोटेशियम का, पोटेशियम का साइज रुबीडियम से ज़्यादा, और रुबीडियम से सीजियम का साइज ज़्यादा है। तो फाइनल ऑर्डर जो हमारे पास आएगा दैट इज़ बेरिलियम का साइज, फिर किसका आएगा, लिथियम का साइज, फिर किसका आएगा, मैग्नीशियम का साइज, फिर किसका आएगा, सोडियम का साइज, फिर कैल्शियम का साइज, एसआर का साइज, बेरिलियम का साइज, पोटेशियम का साइज, रुबीडियम का साइज एंड द सीजियम का साइज। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं बोलूँगा। इसी तरह एम्स में अनदर क्वेश्चन आया करता था दैट इज़ द डायगोनल रिलेशनशिप, जस्ट लाइक लिथियम पॉजिटिव का रिलेशनशिप मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव से, इसी तरह बेरिलियम का किससे, बेरिलियम डाई पॉजिटिव का एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव से, और बोरॉन का सिलिकॉन से। इसी तरह बेटा इसका साइज ऑर्डर वो पूछता था, साइज ऑर्डर। तो बेटा याद कैसे रखना है मैं बताऊंगा। साइज ऑर्डर ये क्या दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप हम लेटर ऑन भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे साइज का मामला है तो याद रखोगे Li पॉजिटिव का साइज ज़्यादा होता है मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव से, Li पॉजिटिव का साइज ज़्यादा होता है मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव से, और बेरिलियम डाई पॉजिटिव का साइज ज़्यादा होता है एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव से। जब ये डायगोनल रिलेशनशिप बोलेगा,
लिथियम का साइज़ ज़्यादा होता है मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव से, और बेरिलियम डाइपॉजिटिव का साइज़ कम होता है किससे, एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव से। मैंने ऐसे याद रखा है, ट्रिक इसकी एक ही है, ट्रिक इसकी एक ही है, +2 वाले का साइज़, +2 वाले का साइज़ कम होता है, कम होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं, दैट्स द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑल्दो थोड़ी सी डिफरेंस होती है बट कंसेप्ट सेम है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेट इट बी, मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। मेरे पास एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है बेटा। कौन सा, आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब मेरे पास आइसोलेटेड गैशियस एटम है। अब इस आइसोलेटेड गैशियस एटम के पास न्यूक्लियस तो होगा ना, और इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर मैंने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, मींस अगर मुझे ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकालना होगा, क्या मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा? यस सर। क्या मुझे इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी? यस सर। वही एनर्जी जो मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने को एनर्जी जो लगती है इन एन आइसोलेटेड इंपॉर्टेंट है, इन एन आइसोलेटेड गैशियस एटम में जो एनर्जी मुझे लगती है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में, उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि जो एनर्जी मुझे लगती है एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना बेटा, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको अंडरलाइन करना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an outermost या most loosely bonded electron from an isolated गैशियस एटम। आइसोलेटेड गैशियस एटम से जो हमें एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास सोडियम गैस है, इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो सोडियम पॉजिटिव बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहाँ पे जो मैंने एनर्जी दी, इसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम बोलेंगे। ठीक है ना। अब मैं अनदर एग्जांपल लूँगा। अगर मैंने लिखा Na सॉलिड, इसको कन्वर्ट किया Na पॉजिटिव गैस में, +1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इसको मैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहूँ? क्या इस E को मैं आयोनाइजेशन एनर्जी या E1 बोलेंगे? क्या इस E1 को मैं आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकता हूँ? बोले जल्दी से। हाँ, मुझे आंसर आया, नो सर, नो सर। वाई बेटा जी? बिकॉज क्यों? IE होता है गैशियस एटम के लिए,
गैशियस आइसोलेटेड एटम के लिए मैंने इसकी स्टेट क्या ली थी, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या होगा, पहले जो मेरे पास Na सॉलिड जो है, इस Na सॉलिड को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, Na गैस में। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। जो यहाँ पे एनर्जी लगी होगी उसको हम सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मुझे एनर्जी देनी होगी, इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पे बनेगा अब सोडियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि अब ये E1 की जो वैल्यू है, दिस E1, ये E1 किसके बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, दिस E1 इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। इस E1 को हम कहते हैं मेरे बेटे। आया समझ, क्या बोला मैंने, मेरे पास अगर सोडियम सॉलिड है, उस सोडियम सॉलिड को पहले कन्वर्ट करना होगा गैशियस में, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को मैं सब्लिमेशन एनर्जी कहता हूँ। फिर सोडियम गैस को कन्वर्ट करना होगा सोडियम पॉजिटिव में, इसके लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फ्रॉम द अबो इक्वेशन जो मेरे पास ये E1 है, ये E1 इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा ये याद रखना, हमेशा जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, हमेशा एनर्जी रिक्वायर होती है, हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये पॉइंट भी मेंशन करूँगा, एनर्जी इज ऑलवेज required to remove an electron from an atom, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा जो है डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी दैट इज पॉजिटिव, हमेशा एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इसी तरह मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास मेटल कोई है गैशियस फॉर्म में, अब इसको मैं M पॉजिटिव बनाऊँगा गैशियस फॉर्म में, अब इसको M डाई पॉजिटिव बनाऊँगा गैशियस फॉर्म में। यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अब मैं यहाँ पे कुछ बोलने जा रहा हूँ, आप हाँ या ना बोलना बेटा जी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड, IE second is the second ionization energy, IE second is the second ionization energy with respect to mg। जो I सेकंड है ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है विद रेस्पेक्ट टू mg, बट दिस IE second is first ionization energy with respect to m प्लस g। हाँ या ना बोलो, क्या बोला मैंने, जो I सेकंड है ये दूसरी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है विद रेस्पेक्ट टू मेटल गैस, बट I सेकंड इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू M पॉजिटिव। अरे इसके हिसाब से ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, बट इसके हिसाब से ये सेकंड आयोनाइजेशन
एनर्जी है। तो सक्सेसिव, आप हेडिंग डालो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा मैंने लिखा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में, यही एग्जांपल मैं लूँगा, मेटल है। अब कंसिडर करना ये गैशियस फॉर्म में, मेटल पॉजिटिव बन गया गैशियस फॉर्म में, मेटल डाई पॉजिटिव बन गया गैशियस फॉर्म में, मेटल ट्राई पॉजिटिव बन गया किस में, गैशियस फॉर्म में। यहाँ पे जो एनर्जी लगी इसको मैं बोलूँगा IE1, यहाँ पे जो एनर्जी लग गई इसको मैं कहूँगा IE2, यहाँ पे जो एनर्जी लग गई डैट इज IE3। अब बेटा IE1, IE2, IE3, क्या मैं बोल सकता हूँ IE2 इज द second ionization energy with respect to Mg, but IE2 is the first ionization energy with respect to Mg positive. IE3 is the third ionization energy with respect to M. I third is the first ionization energy with respect to M2. I third is the second ionization energy with respect to M पॉजिटिव। अब बेटा जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, किसके दरमियान, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। यस सर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। यस सर, तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ IE1 इज लेस देन IE2 is less than IE3 dash 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 is less than IE n minus 1 is less than IEN। हाँ या ना बोले, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन की सूरत में हम लिखेंगे इसको। क्वेश्चन लिखूंगा मैं, मेरे पास एल्युमिनियम है, लेट इट बी, ये गैशियस फॉर्म में, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया एल्युमिनियम गैशियस पॉजिटिव, तो इसको एनर्जी लगी IE1। अब मैंने एल्युमिनियम पॉजिटिव लिया गैशियस फॉर्म में, इसको कन्वर्ट किया एल्युमिनियम डाई पॉजिटिव में गैशियस में, तो इसको मैं IE2 बोलूँगा। इसी तरह मेरे पास Al डाई पॉजिटिव गैशियस में है, इसको कन्वर्ट किया Al3 पॉजिटिव गैशियस में, इसको IE3 बोला मैंने। मैं आपको बोल रहा हूँ अरेंज द आयोनाइजेशन एनर्जीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या आएगा बेटा जी, IE3 ग्रेटर है IE2 से, फिर क्या आएगा IE1 से। अगर मैं E बोलूँगा इसको, E1 बोलूँगा, E2 बोलूँगा, तो क्या होगा E2 ग्रेटर दैन E1, फिर आएगा सबसे कम E। आया समझ। अब इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइज, ये दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। अगर आपको याद ही होगा, मैंने बोला कि जब भी फैक्टर आएगा पहला ख्याल Z इफेक्टिव की तरफ आना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग इज Z इफेक्टिव। तो बेटा याद रखिएगा Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, Z इफेक्टिव से। मीन्स Z इफेक्टिव ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। Z इफेक्टिव ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल बकनू BCN, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ये आएगी, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस।
अनदर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस. लेफ्ट टू राइट Z effective increases as Z effective increases, therefore ionization energy increases, therefore size decreases. क्यों size decreases? Because Z effective increases. तो ऐसे लिखेंगे in a period from left to right, ionization energy increases. अब इसी तरह सेकेंड फैक्टर इज साइज. फर्स्ट फैक्टर हो गया डेट इज Z इफेक्टिव. सेकेंड फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है डेट इज द साइज. तो बेटा याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सर ये हमें पहले ही समझ में आया कि जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल ली ना की रब से. तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी का. आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर. ठीक है ना. इसी तरह अनदर एग्जाम्पल बेटा मांगे कार स्कूटर बाप. तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ किसका मेरे बेटे? आयोनाइजेशन एनर्जी का. थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को दैट इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द सबशेल. थर्ड इफेक्ट क्या है? पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल. पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल. बेटा व्हाट्स पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन मीन्स क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस. पेनिट्रेशन का मतलब हो गया, पेनिट्रेशन पावर का मतलब हो गया क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस. इसका मतलब जो ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस का उसकी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी. तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में आप ये याद रखोगे पेनिट्रेशन पावर मीन्स closeness from the nucleus. Closeness from the nucleus is called as सर क्या? penetration power. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूँगा, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स ऐसे लिखेंगे. पेनिट्रेशन पावर सिंपल दैट इज S का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, P का कम उससे, D का उससे कम, और सबसे ज़्यादा कम किसका होता है? दैट इज F का पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होता है. तो बेटा आप ये याद रखोगे पेनिट्रेशन पावर S का ज़्यादा, फिर P का कम, फिर उससे कम D का, और सबसे कम किसका आएगा? F का आएगा. लेट मी टेक एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. मैंने लिखा बेरिलियम और मैंने लिखा बोरॉन. अब बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है और यहाँ पे 2p1 है. अब मैंने बोला कि जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. ये पॉइंट याद रखना. पेनिट्रेशन पावर is directly proportional to ionization energy. जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा जी. तो बेरिलियम 2s2 और 2p1. तो
एस आ गया, एस का मतलब पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। इसी तरह मैंने लिखा मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में क्या आता है 3s2 3p1, तो किसका आएगा बेटा, एस का ज़्यादा पी से। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखोगे, याद क्या रखना है, NS2 का ज़्यादा होता है NP1 से आयोनाइजेशन एनर्जी। तो NS2 का ज़्यादा होता है NP1 से, बट वर्क स्टिल, और यहाँ से एडवांस लेवल क्वेश्चन, बट वर्क स्टिल फोर्थ पीरियड। नीट वाले यहाँ तक याद रखेंगे कि NS2 का ज़्यादा होता है NP1 से, बट JEE एडवांस वाले क्या याद रखेंगे, मैं ऐसे बनाऊंगा और लिखूंगा भी ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे NS2 और यहाँ पे NP1, NS2 का ज़्यादा होता है NP1 से, तो मैं लिखूँगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखूँगा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, आयन एंड थैलियम। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, बेरिलियम का ज़्यादा होता है किससे, बोरान से, मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से, कैल्शियम का ज़्यादा होता है गैलियम से, बट बेटा यहाँ तक ये एप्लीकेबल है टिल फोर्थ पीरियड, टिल फोर्थ पीरियड। अब यहाँ पे क्या लोचा होगा, स्ट्रोंशियम और इंडियम में इंडियम का ज़्यादा होगा, बैरियम और टीएल का ज़्यादा होगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज सिग्मा डोमिनेटिंग, एज सिग्मा इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ऐसे ही लिखेंगे, एज सिग्मा इज डोमिनेटिंग हियर, सिग्मा क्या है यहाँ पे, डोमिनेटिंग। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस के लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक वो सब्जेक्ट है जो आपको एक तो टाइम बचाएगा, दूसरा आपको मार्क्स लाएगा। याद होगा तो ठीक, याद नहीं होगा तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो फोर्थ पीरियड तक NS2 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा एज कंपेयर टू NP, बट अप टू फोर्थ पीरियड। इसके बाद थर्ड फैक्टर ये हो गया पेनिट्रेशन पावर, एंड द फोर्थ फैक्टर इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा याद रखना, फुल्ली फिल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ता है, इसी का फैक्टर, फुल्ली फिल्ड सबसे ज़्यादा होता है स्टेबल एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड, ठीक है ना। फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड लास्ट में क्या आएगा, पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी फुल्ली फिल्ड में आएगी, उससे कम हाफ फिल्ड में, सबसे कम किस में आएगी, पार्शियली फिल्ड। फॉर एग्जांपल मेरे पास P3 है और P4 है, क्या P3 हाफ फिल्ड है, यस सर हाफ फिल्ड है। क्या P4 पार्शियली फिल्ड है, यस सर पार्शियली फिल्ड है। तो दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सर P3 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू P4। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा जनरल वे में, NP3 है मेरे पास, NP4 है मेरे पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में 2p3 आएगा, ऑक्सीजन में 2p4 आएगा। तो यहाँ पे किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों आयोनाइजेशन नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, क्योंकि इट इज़ फुल्ली फिल्ड, सॉरी हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड इज़ मोर स्टेबल दैन पार्शियली फिल्ड। इसी तरह ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेंस के लिए, JEE मेंस के लिए आपके याद रखोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस,
सल्फर, आर्सेनिक, सेलेनियम, ठीक है ना। Sb आया, Sb और Te, इसी तरह Bi, इसी तरह Po। तो बेटा यहाँ पे भी याद रखोगे ये भी वैलिड है अप टू फोर्थ पीरियड। ये कैसा पार्शियली फिल्ड और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखोगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन also valid up to फोर्थ पीरियड। भाई जहर कंटेंट ले रहे हो, जहर वाला कंटेंट, ठीक है ना। नाइट्रोजन फास्फोरस, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, बट एडवांस लेवल में आपको ये आएगा जेई एडवांस। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नीट में टफ आएगा पेपर तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्यों? यहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। क्या? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब सर फुल्ली फिल्ड क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड इसलिए स्टेबल होती है क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, ये मैं आपको लेटर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाऊँगा। अब हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन किस में? इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो बेटा अब कुछ नहीं करना है, जैसा हमने सारा कुछ पढ़ लिया, सारा मिक्स कर लो अब। तो क्या आएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। अब बेरिलियम में पता ही है NH2 है, ठीक है बेटा, और बोरान में Np1 है। इसी तरह नाइट्रोजन में Np3 है, इसमें क्या है? Np4 है। अब ऑर्डर लगाओ और आंसर पाओ। तो क्या आएगा? लिथियम और बेरिलियम में से बेरिलियम का ज़्यादा। अब बेरिलियम और बोरान में से बोरान का ज़्यादा। बड़ा बनाया मैंने क्योंकि यहाँ पे ये है, क्योंकि NH2 का ज़्यादा होता है Np से। फिर नॉर्मल ऑर्डर, अब फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा आएगा, फिर नॉर्मल ऑर्डर, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज। इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे, इसको भी बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड कंसेप्ट आता है। तो जेईई मेंस में आप क्या ऑर्डर क्या बनेगा? फाइनल ऑर्डर तो ऐसे ऑर्डर बनेगा सर, लिथियम, फिर बोरॉन, फिर Be, फिर इसके बाद C, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद N, फिर F, फिर Ne। बेटा जिसने रट लिया, ये रटना नहीं है, रटना मना है। मैंने ऊपर कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है ना। अब इसी तरह थर्ड पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। थर्ड पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी, आई का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज नामग अलसी पसकल अर। तो क्या आना चाहिए बेटा? ये होमवर्क है बेटा, ये कमेंट सेक्शन में लिखना या अपनी जगह नोट करना, ये होमवर्क है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कभी ये भी क्वेश्चन आता है, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको मैंने बोला है कि जो भी कंटेंट पेड क्लासेस में होता है उससे ज़्यादा ही मिलेगा यहाँ पे बेटा, उससे ज़्यादा। ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एग्जांपल किन की? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँगा, यहाँ पे 2p1 आएगा, यहाँ पे 2p2 आएगा, यहाँ पे 2p3 आएगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी? सिंपल लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड
दिस विल बी द ऑर्डर। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड लिखनी होगी, पहले से ही मेरे पास बी पॉजिटिव है, पहले से मेरे पास कार्बन पॉजिटिव है, पहले से मेरे पास नाइट्रोजन पॉजिटिव है, डैट इज़ मेरे पास 2s2 है, मेरे पास 2p1 है, मेरे पास 2p2 है, 2p2 है। अब यहाँ पे लोचा है सर जी 2s2, तो डैट मीन्स इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज़्यादा होगी और यहाँ पे ये नॉर्मल ऑर्डर आएगा, सेकंड आई। क्यों यहाँ पे आ गया? क्योंकि यहाँ पे ये 2s2 आ गया। ठीक है ना? आया समझ कि नहीं आया? ठीक है ना? इसी तरह अनदर एग्जाम्पल अगर मैं लूँगा, एग्जाम्पल मीन्स क्वेश्चन है, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। अगर कॉपर की बात करेंगे, यहाँ पे 4s1 3d10, यहाँ पे 4s2 3d10। अब कॉपर और जिंक में से आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज़्यादा होगी? ओब्वियसली सर जिंक की होगी। अब इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड में बोलूँगा, मेरे पास Cu पॉजिटिव है और यहाँ पे Zn पॉजिटिव है। Cu पॉजिटिव का मतलब 4s0, अब 3d10 है, 3d10 है, डी में निकालना है, और यहाँ से शाबाश 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 शाबाश, यहाँ से 4s1 और 3d10 है। बेटा 3 है, 4 है, सबसे ज़्यादा बाहर कौन है? 4 बाहर वाली है, 3 अंदर है, न्यूक्लियस से क्लोज है, न्यूक्लियस से क्लोज है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। 4 बाहर वाली है, जब बाहर वाली है अट्रैक्शन कम है, अंदर वाली जो होती है वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ये आएगा, दिस इज़ द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है ना? अब इसके बाद हमने जो पढ़ना है दैट इज़ द दिस वर द फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ लिए। सर कौन कौन सा फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है? दैट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड फैक्टर साइज का फैक्टर, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। थर्ड फैक्टर इज पेनिट्रेशन पावर, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू penetration power. Fourth one is stable configuration, that is fully filled, half filled and partially filled. ठीक है ना? These were the different factors by which ionization energy depends. तो इसके बाद हमने पढ़ना है that is applications मेरे बेटे, applications। अब ionization energy की application क्या है? application of ionization energy। सर आपने तो पढ़ाया, आपने तो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई, आपने तो ये भी बोला कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, बट इसका यूज़ क्या है? सर हमें बताइए, एप्लीकेशन इनकी क्या है? फर्स्ट वन इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर, मेटल किसको कहते हैं? मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन देगा। अब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा? इलेक्ट्रॉन वो जल्दी देगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। ठीक है ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेटालिक कैरेक्टर is inversely proportional to ionization energy. Metallic character is inversely proportional to किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो डैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा जिसकी होगी उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, from top to bottom size increases। जब साइज इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मैं ये लिखूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीजेस। देयरफॉर क्या होता है मेरे बेटे?
metallic character increases. Metallic character increases. तो this will be the order of metallic character. इसी तरह another example, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है ना। तो इसी तरह इसका आंसर ये भी आएगा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन, आई ही लिखूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब सेकंड जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन डन, दैट इज द मेटालिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर। तो बेटा ये याद रखोगे कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड एप्लीकेशन जो है इसकी, दैट इज द रिड्यूसिंग नेचर, और इसका भी ये इनवर्स रिलेशन है, रिड्यूसिंग नेचर, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। अब ये पॉइंट याद रखना कि रिड्यूसिंग नेचर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट यहाँ पे जो याद रखना है कि रिड्यूसिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। reducing nature is inversely proportional to ionization energy। अब इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम कैसे ये बोले कि ये एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, वो एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ये हम कैसे बोल सकते हैं। मैं कैसे बोलूं कि मैग्नीशियम पॉजिटिव भी दिखाता है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव भी दिखाता है, तो दोनों में से कौन सी स्टेबल स्टेट है, ये मैं कैसे बता सकता हूं। ये आइडिया भी कौन देता है, एप्लीकेशन देती है। किसकी एप्लीकेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी की। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सोडियम, फिर लिखा सोडियम पॉजिटिव, फिर लिखा सोडियम डाई पॉजिटिव, लेट इट बी। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, 2,81 तो पढ़ा है ना, 2,8 तो पढ़ा है ना, 2,7 तो पढ़ा है ना। इस तरह मैग्नीशियम ये 0 पे है, ये 0 पे है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मैग्नीशियम पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, यहाँ पे 2,8,1, यहाँ पे 2,8। अब बेटा आउटर मोस्ट शेल में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल, तो सोडियम में सोडियम पॉजिटिव स्टेबल है, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव। सर क्या कर रहे हो, इतना तो हमें पता ही है, कहना क्या चाहते हो। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ बेटा, वो प्लीज़ अच्छे से गौर से सुनना। ये चीज़ तो हमें पता ही है सर, ये चीज़ जो आपने पढ़ाई ये तो हमें पता है, हमें कुछ अलग सा बताओ। हाँ मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ए मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, हो गया ए पॉजिटिव, इसमें लिखूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। इसी तरह ए पॉजिटिव है, इसने A2 और एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अब जो कंसेप्ट है इसको क्या मैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूँ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूँगा। एक तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड वन इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को पकड़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है बेटा जी, इफ I2 दैट्स आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड माइनस वैल्यू दिया होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा ई, चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर ये चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है
दिस वैल्यू गिव्स अस द कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। क्या बोला मैंने, चेंज इन, कंसेप्ट यही है, चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी provides us the information which oxidation state is stable, oxidation state is stable, whether it is lower oxidation state or higher oxidation state. For example, क्या, कैसे सर, कैसे सर, which oxidation state is stable, कैसे, कैसे, देखो बेटा मैं बताता हूँ कैसे। wait, which oxidation state is stable, that is if delta I E, that is delta I E का मतलब क्या है, IE2 minus IE1, if delta I that is IE2 minus IE1 इसका वैल्यू ज़्यादा आया, पहले लेस कर लेंगे पहले, अगर इसका वैल्यू लेस आया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्या बोला मैंने, जो डेल्टा ई है, डेल्टा आई ई है, अगर इसका वैल्यू लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। तो क्या बोला मैंने, अगर डेल्टा आई ई इज इक्वल टू I2 माइनस IE1, अगर इसका वैल्यू लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह इफ डेल्टा आई ई दैट इज IE2 माइनस IE1 is greater than 16 electron volt, then lower oxidation state is stable. Lower oxidation state is stable. ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सपोर्ट, और आगे जाके हम और इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें हमने बहुत पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस